मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, आप सबका स्वागत है हमारे तूफानी और ज्ञानी टीम्स प्रोग्राम में। ये समय है प्रार्थना का, तो हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। रका सोम थारा बांदे प्रभु दला रगबीन दला रका सामप्रीन दला रबा रोम बांदे प्रभु गो शांति प्रभु दला रबान जेन दला रबा रेके ब्राशा आंते प्रभु दला रबान जेन दला रका सो थाराबा राम बांदे प्रभु दला रबा जामप्रीन दला रबा शो प्रात दला रबा और रान दला रबा शो दला रबान दला रबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, मांग करे के दला रबा जा रेन दला रबा शांति प्रभु राकेम ब्रांद दला रबो दला रबा शांत रबा मानते प्रभु दलरबा शांति प्रभु दलरा गांधे प्रभु दलरबा सेन दलरबा। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज की सभा के लिए परमेश्वर। हम अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हमारे शहरों में हर टीनेजर के लिए। हम प्रार्थना करेंगे इस महीने में हमारे देश में शांति होगी। और जैसे भजन संहिता उसका 29वां अध्याय 11वां वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हमारे शहर, हमारे देश में हर टीनेजर के लिए। हम घोषणा करेंगे कि वहां पर हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में उद्धार का महान काम होगा। हम घोषणा करेंगे कि शैतान की हर गतिविधि का अंत होगा और लोग जो टीनेजर को रोकता है सुसमाचार को ग्रहण करने से। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सेल में इस महीने में आत्माएं जीतने की गतिविधि महान रूप से बढ़ रही है। हम घोषणा करेंगे कि आत्मा की महान फसल इस महीने में हमारे चर्च से, हमारे सेल में आएगी और हमारा परमेश्वर राज करेगा और यह पृथ्वी उससे डरेगी। हम हमारी आंखें बंद करेंगे और हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। जांदे प्रपोन तलारा का शांत रबा रेम बांदे प्रपोन तलारा का जामब्रेन तलारा बा शेन तलारा रेम बांदे प्रभु का तेरे गोंदला रबा शेन तलारा अरे बोंदला रबा शांति प्रभु ग्रांदे लरे बोंदला रबा शांत प्रभा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, मांग रेन तलारा बाजा ओ रबा सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मानदे प्रभु दला रबा शांति प्रभु रांदे प्रभु का तेरे गोंदला रबा शांति प्रभु रांदे प्रभा का तेरे गोंदला रबा जामब्रेन दला रबा शांत रबा ओ राबांदे प्रभु दला रबा शांत रबा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, मांग रे गोंदला रबा शांति प्रभु रांदे प्रभु दला रबा शांति प्रभु राका तेरे गोंदला रबा शांत रबा। हम प्रार्थना करें हर एक टीनेजर के लिए, मानते रे हमारे देश के टीनेजर के लिए, हमारे शहरों के टीनेजर के लिए। याद कीजिए उन टीनेजर्स को जो आपके आसपास रहते हैं, जिनको शैतान ने अपनी गतिविधियों से समाचार ग्रहण करने से मना कर रखा है। मानते रबा उन गतिविधियों को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मानते रबा शांति प्रभु रोन दो शांत रबा रेम बांदे प्रभु रबा शांत रबा और रगांदे प्रभु रबा शांति प्रभु रांदे प्रभु रबा। ओ धन्यवाद रकाश आंदे प्रभु रबा ओम ब्रांदला रबा जा आंदे प्रभु ब्रांदे ले बो रबा शा और रबांदे प्रभु रबा शा ओ रबान रबा। वो आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। मानते रबा शांत रबा महान रूप से इस महीने में महान रूप से आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। मांग्रेन तलरबा रेम बांदे प्रभु शांत रबा और रबांग्रेन तलरबा शांत रबा मांग्रेन बो जांदे प्रभु तलरबा सा मांदे प्रभु तलरबा शांति प्रभु और रबांदे प्रभु ब्रांदे ले बो तलरबा ओ जांग्रेन तलरबा मांदे प्रभु तलरबा शांति प्रभु। ओ धन्यवाद परमेश्वर, मांग्रेन तलरबा सा ओ नरबा शांत आपके सकोई ने मांदे प्रभु प्रभु तो रबो शांत रबा ओ रबांदे प्रभु
ले प्रेंदला रकासा आठेरे बोंदला रबा शेक्रे बादारा बाजा ओम ब्रांडेले रे बोंदला रबा सांप्रेंदला रबा ओम माकास ए प्रोंदला रबा रेके ब्रांडेले रे बोंदला रबा सा रेताला रबांते क्रेके उस ओम थाराबांदे ब्रबोंदला रबा रबांदे ब्रबो सोंदला रबा ओम ब्रांडेले रे बोंदला रबा सांते ब्रबो ओ धन्यवाद आपका काटू बोशा ओ धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है कि हमने जो प्रार्थना की, जो भी टीनेजर सुसमाचार को ग्रहण करने से मना कर रहे थे, वो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने में लग गए यीशु मसीह के नाम में। मांग ओ धन्यवाद 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 प्रभु, आप महान है परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन, हालेलुया। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। रींद आला रहीस ओ मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे। अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जा गई आप है उसकी आराधना, अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको, और यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे,
को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह आपकी तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सबका फिर एक बार स्वागत है और ये समय है टीवो रैप्सोडी टाइम का। और आज का वचन पास्टर क्रिस की ओर से, तुलना क्यों करें, सच्ची सफलता कैसे मापी जाती है। बाइबल का वचन 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 24वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आओ हम बात करते हैं। सफलता के मायने विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न चीजें हैं, लेकिन सफलता का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है परमेश्वर के वचन के द्वारा विजयी जीवन जीना। इसका अर्थ अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है। यही कारण है कि आपकी सफलता को किसी दूसरे के जीवन के साथ आपके जीवन की तुलना करके नहीं नापना चाहिए, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। मत सोचिए कि आप सफलता हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा सफल हो रहा है। परमेश्वर इस तरह से सफलता को परिभाषित नहीं करता। हालेलुया। आपकी सफलता को केवल आपके और परमेश्वर के बीच में मापा जा सकता है। वह आपकी सफलता को इस बात से मापता है कि आपके जीवन के विभिन्न चरणों में आपने उस काम को कितना पूरा किया, जिसे करने के लिए उसने आपके लिए योजना बनाई थी। आज और अभी आप अपने जीवन को देखकर बता सकते हैं कि जीवन के इस चरण में आप सफलता है या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का सपना है कि सफलता पर सफलता प्राप्त करें। यदि आप अभी सफलता है तो वह और अधिक के लिए आप पर भरोसा कर सकता है और आने वाले कल में सफलता के और भी उच्चतम स्तर के साथ आप पर भरोसा कर सकता है। इसीलिए अपने जीवन के हर बिंदु पर अपनी सफलता को नापिए। उन लक्ष्यों के साथ अपने प्रदर्शन और उपलब्धियों की तुलना करने के द्वारा जिन्हें आपने शुरुआत में तय किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक स्तर पर सफलता हो सकते हैं और फिर आप चुनौतियों का सामना करते हैं। जब आप उनसे जीते जाते हैं तब आप सफलता के अगले स्तर में पहुंच जाते हैं। यह वैसा है जैसे विद्यालय में होता है, जहां पर प्रमोशन पाने से पहले आज जांच और परीक्षा पूरी करते हैं। उसने आपको सफल बनाने की योग्यता दी है। केवल अपना भाग कीजिए और एक खत्म ना होने वाली महिमा का आनंद लीजिए। हालेलुया। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद मुझे दिखाने के लिए कि उस दौड़ को धीरज के साथ कैसे दौड़ना है, जिसे आपने मेरे सामने रखा है। प्रभु यीशु, मेरे निगाहें आप पर लगी है और मेरी ऊर्जा
मेरे जीवन के लिए आपकी योजनाओं और उद्देश्य को पूरा करने लगी हुई है। मैं किसी भी दूसरे के साथ अपनी तुलना करना अस्वीकार करता हूँ, बल्कि आपके वचन के द्वारा अपने जीवन की सफलता को मापता हूँ। आमेन। आप अतिरिक्त अध्ययन कर सकते हैं फिलिपियों का 3 अध्याय 13वां वचन और इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 2 वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी राह देख रही है। हेलो, मेरा नाम साहिल और एक रैपर आज कुछ अलग अंदाज में, कुछ शायरी के अंदाज में कुछ लेकर आया। ये उस समय मैंने लिखा था जब मैं किसी से बात कर रहा था और वो काफ़ी निराश थे, काफ़ी दुखी थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ सर, क्या हो रहा? तो उन्होंने कहा मुझसे कि इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार करने वाला नहीं है। तब उस समय मैंने ये शायरी लिखी थी कि लोग कहते हैं कि किसी ने नहीं हमसे प्यार किया, लोग कहते हैं कि किसी ने नहीं हमसे प्यार किया। मैं कहता हूँ कभी मिलो हमसे तो हम बताएं, मैं कहता हूँ कभी मिलो हमसे तो हम बताएं, यीशु जो सच्चा खुदा है उसने आपसे कितना प्यार किया। और दूसरा उसके बाद मैंने लिखा था, वो इस तरीके से है कि जब जाना ना मैंने फिर भी उसने मुझसे प्यार किया, जब जाना ना मैंने फिर भी उसने मुझसे प्यार किया, जब जाना उसको तो पता चला, जब जाना उसको तो पता चला कि उसने मुझे ये पूरा संसार दिया। लेकिन इस संसार के प्यार में धोखेबाजी, बेईमानी, बेवफाई, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, काफी शैतानी चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर के प्यार में ऐसा नहीं है। उसके प्यार में ना धोखेबाजी, बेईमानी, ना बेवफाई। उसके प्यार में ना धोखेबाजी, बेईमानी, ना बेवफाई। वचनों में मिली उसकी ईमानदारी और सच्चाई। उसने लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बहरे को सुनाया, शैतानों को भगाया। उसने लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बहरों को सुनाया, शैतानों को भगाया। लेकिन फिर भी उसके लिए इतना ही काफी नहीं था कि उसने हमें इस जगत का राजा बनाया। I have come to give you thanks. I have come to give you praises. I have come to lift my hands, oh Papa. Yeah, yeah. Oh, only you deserve my worship. Only you deserve my praise. Your name I will exalt, oh. Your banner will I raise, oh Papa. Oh yeah. Oh, said I'm thanking you for life, Lord. Peace of mind. Thank you for mercies. Lord, you've been so good to me. Oh, said I'm thanking you for life, Lord. Thank you for peace of mind. Thank you for mercy. Lord, you've been so good to me. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. I'm a big boy now. Helping the lady, I'm a big boy now. Oluwa is involved, now what we they go? Everybody come around, mama and papa come around, put on your dancing shoes, lift up your hands and shout, hey. The boy is hot, we are hotter than fire. Said I'm thanking you for life, Lord. Thank you for peace of mind. Thank you
हाल चाल है भाई? अरे भैया सब सही है यार। हमारी टीम का तीसरा मेंबर कहाँ है? हाँ यार लपेटू 2 एपिसोड से गायब है ना। सचिन यार पता नहीं कहाँ पर है वो अभी। पहले एपिसोड में जब हमारा शूटिंग खत्म हुआ था, हाँ हमारा रिकॉर्डिंग सब होने के बाद उसने कहा भैया मेरा क्लासेस का एग्जाम है, हाँ तो मैंने बोला ठीक है कि चल बस दूसरे एपिसोड में या तीसरे में आएगा। लेकिन भाई 3 एपिसोड हो गए, तीनों में गायब है वो। हाँ यार। पता है मैं कहाँ पे है वो? मेरे को मेरे ख्याल से आज, अरे वो आता ही होगा। हाँ आज तो बुलाया था मैंने। और भाई, अरे लपेटू कैसे है भाई? अरे एकदम बढ़िया भाई। आप बोलिए कैसे हो? मस्त। और कहाँ से आ रहे हो? अरे आज क्लास से आ रहा भाई, सबसे ज्यादा खुश हूँ आज तो। बड़े खिलखिलाए से लग रहे हो। अरे भाई आज का दिन ना बहुत अच्छा था। नया हेडफोन। अरे अरे दोस्ती दिया है। सही है सही है। और ऐसे दोस्त हैं, ऐसे दोस्तों से कैसा गया आज का दिन भाई? अरे आज का पेपर तो भाई, पेपर तो अच्छा गया। अरे पेपर से भी एक अच्छी बात, एक और चीज है भाई, तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं भाग भाग के आया। और पता है जैसे आज लास्ट पेपर था, पेपर खत्म हो गया मेरा। सर जी लपेटू भैया, हाँ बोलिए। तुम जो बता रहे हो ना पहले बात नहीं बताना, ये बताओ कि इतने दिन थे किधर? अरे एक्चुअली जो पेपर तो चालू था, आपको तो पता था मेरा एग्जाम का पेपर चालू है, तो उसके लिए एग्जाम का तुमने कहा था कि दूसरा एपिसोड मिस होगा, तीसरे एपिसोड में मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ 3 एपिसोड हो चुके हैं, तुम तीसरे एपिसोड में गायब थे, कहाँ थे तुम? और आ रहे हो सीधा आज? एक्चुअली वही टॉपिक बताने के लिए मैं आया हूँ। हाँ। क्यों नहीं आया हूँ? बोलो। एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे मेरा पेपर खत्म हो गया, पेपर खत्म होने के बाद तो एक मैं बताना, अच्छा ठीक है मैं बता ही देता आपको। एक लड़की को देखा मैंने। अरे तभी चेहरे पे ललाहट सी आ रही है। अरे नहीं बहुत सुंदर थी यार वो, आप सोच नहीं सकते तब यार, जब मैं एग्जाम दिया ना, वो मेरे पीछे बैठी थी। अरे ये तो पॉइंट है, एग्जाम मैंने देने से पहले मेरे को उसने पेन मांगा था, मैंने पेन दिया, मैं देखा नहीं था मैं उसको वो कैसी है बोल के। जब पेपर खत्म हो गया, जब मैम पेपर लेने आई, पेपर दिया सब कुछ दिया, तब देखा वो पेन वापस दे रही थी। थैंक यू बोलो भाई, देख के ना मतलब 2 लॉटरी लग गई मेरी। एक तो एग्जाम खत्म, दूसरी तो एग्जाम ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है? भाई एग्जाम अच्छा से लिखा तो अच्छा नाम रोशन हुआ। अरे वो तो है ना भाई। और ऊपर से पता है मैंने ऐसा ही बात करते ना, तो उससे मैं बात किया, ऐसा ही बात करते करते उसका नंबर लिया मैंने। ओ खाना भाई। अरे बात ऐसा नहीं, मतलब सिर्फ नॉर्मल है, कैजुअली व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत चैटिंग के लिए, तो ऐसा ही नंबर मांगा भाई। डीपी देखा भाई मैंने, इतनी सुंदर दिख रही थी ना उसमें भी। आप देखोगे क्या? मैं दिखाऊं आपको? एक मिनट। ये देखिए कैसा लगा? डीपी देखकर एक शायरी आ गई। शायरी है, वाह। आज बंदा शायरी ठोक रहा है। बोलिए बोलिए। सुनो अभी ध्यान से सुना भैया। हाँ ऑफ कोर्स। तो भैया अर्ज किया है। अर्ज किया है, बोले इरशाद। तो भैया अर्ज किया है। बोलिए इरशाद। दिन का मतलब। हाँ भाई सुनो। बोलिए अगर बोलिए। भैया अर्ज किया है भाई, वो तुम्हें डीपी दिखाकर, हाँ भाई वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करे। आगे सुनो यार। अच्छा ठीक है बोलिए। भाई वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी। आज तो गुमराह ही होके आया ये। नहीं ऐसा नहीं है भाई। आगे आगे। भाई हकीकत तो गुमराह ही था। नहीं भाई ऐसा कैसे? दो शूट मिस हुई, मतलब तो गुमराह ही था। आगे 2 शूट मिस हुई। आगे सुन ले, आगे सुन ले। अच्छा भाई अर्ज किया है वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी। भाई अर्ज किया है वो तुम्हें, अरे आगे भी बोलोगे? अरे सुनो यार, सस्पेंस रखो, अच्छा ठीक है सबर करो। बोलो। वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी। बट एक चीज याद रखना, तुम आधार कार्ड पे टिके रहना भाई, समझे? हाँ बता याद रखो। अरे आधार कार्ड, डीपी, ये सब तो साइड टॉप हो गई। हाँ। रियलिटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए ना। तुमने 2 हफ्ते मिस किए। हाँ सॉरी। सॉरी बोल दिया तुमने। ये साल तैयारी का है। पासे क्रिस ने कहा ये साल हमारा तैयारी का है। यस। पासे क्रिस ने 4 पॉइंट्स बताए थे, उनमें से मैं तुझे 30 फर्स्ट नाइट
था, पता नहीं घर पे था, सो रहा था, क्या कर रहा था मुझे आइडिया नहीं है। जी मैं तुझे उनमें से एक पॉइंट बताऊंगा। पास्टर क्रिस ने कहा कि अपने परमेश्वर के घर के लिए तैयारी करो। यस ये एक पॉइंट पास्टर क्रिस ने बताया था। अब जो तूने मुझे अभी आके कहानी बताई, उस पे मैं क्या समझ रहा हूँ कि तू अपने घर की तैयारी कर रहा है। अगर 12वीं में है, इसमें अरे 12वीं का पेपर भी नहीं दिया है तूने अभी तक। अरे अभी तो खत्म करके आया ना। क्लासेस का एग्जाम है भाई, बोर्ड का एग्जाम बाकी है। हो जाएगा ना। अच्छा आपको पता है हमारे क्लासेस के सर जो बोले ना, ये पेपर दिया ना तो बोर्ड का एग्जाम भी दिए जैसा, क्लियर हुए जैसा, पास हुए जैसा, हमारे सर ने बोला। सर क्या तेरे घूस भी लेते हैं क्या, तेरे को पास कर देंगे? अरे ऐसा नहीं है भाई, वो बहुत अच्छे से नोट्स देते हैं। वो नोट से एग्जाम की तैयारी किया, एग्जाम फिर दिया और फिर ये सब कुछ। सही है भाई, वो घर की तैयारी छोड़, परमेश्वर के घर की तैयारी शुरू कर। यस भैया, आज से मेन इम्पोर्टेंट काम वही है। कितना 3 ही साल तो बाकी है भाई। अगर ज्यादा से ज्यादा बोले ना, मेरे ख्याल से तू अपना ग्रेजुएशन भी नहीं खत्म कर पाएगा। हाँ 3 साल बाकी। अभी 3 साल में क्या कर पाएगा? ना तेरी पढ़ाई पूरी हो पाएगी, सिंपल सी बात। पढ़ाई नहीं हुई तो कमाएगा नहीं, कमाएगा नहीं तो खिलाएगा क्या? और सोसाइटी में इज्जत क्या है? माँ बाप का तो इज्जत तो वैसे तो कचरा कर रहा है। अरे लड़की घुमा रहा है। अभी घुमा नहीं रहे, घुमाएगा तो हो जाएगा। वैसे भी जाने दे, अभी क्या करेगा। नहीं, मैं फ्यूचर की बात प्रेजेंट में बोल रहा हूँ। ओ तू मत कर, सुन। अच्छा मैं वो फ्यूचर की बात प्रेजेंट में कर रहा हूँ। जी भाई बता। अरे लपेट ना सब जो तुम्हें कहानी हम लोग को बताया ना, उस कहानी पे मुझे ना पास्टर क्रिस का ना वो 31st नाइट का मैसेज याद आ रहा है। क्या? पास्टर क्रिस ने ना उसमें 4 पॉइंट बताए थे। उस 4 पॉइंट में से ना मैं तुझे एक पॉइंट बताता हूँ। पास्टर क्रिस ने बताया कि परमेश्वर के घर के लिए तैयारी करो। यहाँ भाई ये अपने घर की तैयारी कर रहा है। परमेश्वर के घर पे मैं एक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। पास्टर क्रिस ने उसके पहले जो लवर के हमारे सेशंस होते थे, पास्टर क्रिस ने उसमें बताया है कि हमारे पास 3 साल, मुश्किल से 6 साल या 10 साल, लास्ट टू लास्ट। लेकिन हमें क्या सिखाया गया है कि हम 3 साल तक ही अपने दिमाग में अज्यूम करके रखे कि भाई 3 ही साल बचा है, इस 3 साल में जो करना है कर लो, बाकी कुछ नहीं उसके आगे। जी तो 3 साल बाकी है अभी भाई। 3 साल में ना तेरा ग्रेजुएशन होगा और तू सपने ख्वाब देख रहा है शादी के। भी तैयार करे, भी तैयार की ख्वाब देख रहा है। लड़की बहुत पसंद आई भैया, लड़की बहुत पसंद है। डीपी देख रहा है। अबे जितना ना एनर्जी तू वो डीपी देखने में, उसे ख्यालों में खोए रहता है ना, मैं उसको वेस्ट कहूंगा। बच्चा ने उसको ना गोबर कहती, क्या कहती है? गोबर। तो उसको गोबर कहती है। तो इतना सारा गोबर अपने दिमाग में रखने से अच्छा ना भाई अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर पर लगा। जी तो लपेटू सुना ना जी, अक्का भाई ने क्या बोला? परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कर, अपने घर के लिए नहीं। जी कि डीपी देखा तो ऐसा लगा, उड़ मत जाना तू, समझा? ना कभी भी ना हम लोग की बात का बुरा मत मानो। नहीं, आप लोग अक्का बक्का सही बता रहे, सही बता रहे भाई हैं तेरे, सही बता रहे, अच्छे दोस्त हैं। जी पास्टर आइजैक ने कहा अच्छा दोस्त वही होता है जो सही राह दिखाता है, जो तुम्हारी गलतियों को तुम्हारे सामने रखता है। जी सही दोस्त वही होते हैं। जी हम देख, तूने गलती किया नहीं है, हम बस बता रहे कि वो रास्ते पे ना जा और सही रास्ते पे खड्डे में गिरने से बचा। यस सही। मैं भी अपना रास्ता ये पटरी से निकाल के सही वाले पटरी पे जा। सही जगह पे डायरेक्शन, अपने एनर्जी को ना सही जगह पे डायरेक्ट कर। जी मेन वही कर, फोकस वहीं पे रख। आज से मेरा फोकस है परमेश्वर के घर की ये तैयारी। अपना घर मत देखना है। नहीं, अपना घर नहीं। थैंक यू भाई मुझे समझाने के लिए। आज से मेरी पटरी सिर्फ परमेश्वर के घर के लिए तैयारी, That's nice. और कुछ बस अर्ज किया था, याद है ना? यस क्या था भाई? वो तुम्हें डीपी दिखला के गुमराह करेगी। वो तुम्हें डीपी दिखला के गुमराह करेगी। और मैं आधार कार्ड पे टिका रहूंगा। अरे सही है भाई। नहीं,
परमेश्वर के साथ परमेश्वर के घर के लिए टिका रहूंगा। याद है, भूला नहीं। तो लपेटू तैयार है ना इस साल के लिए? यस। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि लपेटू हमारे साथ अगले एपिसोड में होगा। जरूर सही? जरूर। तो जैसा इतना कि सुनने के बाद लपेटू होगा जरूर। अरे होऊंगा ही। दैट्स नाइस। तो जैसा कि पाशा क्विज ने हमारी ये तैयारी इस साल के लिए हमें 4 पॉइंट्स बताए हैं, तो हमारा उसमें से पहला पॉइंट है कि अपने हृदय को तैयार करना परमेश्वर की सेवा करने के लिए, एंड दूसरा ये है कि परमेश्वर के घर के लिए तैयारी करना। परमेश्वर के घर के लिए तैयारी करो सब लोग। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है सुसमाचार के लिए तैयारी करना। एंड फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। यस। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे दैट्स important। इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम स्वर्ग में मिलेंगे परमेश्वर से। यस। तो आई होप लपेटू हमारे साथ मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। यस। सो फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय बाय। हेलो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे प्रोग्राम तूफानी और ज्ञानी टीन्स में। और ये हमारा सेगमेंट है सवाल आपके जवाब हमारे। और मुझे विश्वास है कि जो सवाल और जवाबों की श्रृंखला हमने चालू की है उससे आपका फायदा हो रहा है और आप इन चीज़ों को दूसरों तक लेकर जा रहे हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके पार्टिसिपेशन के लिए। बाकी बहुत सारे सेगमेंट भी हैं जैसे कि हक्का बक्का, बाल की खाल, टैलेंट का पिटारा, उसमें लगातार अपने कंटेंट हमें भेजने के लिए ध्यान रखिएगा कि हमने ये क्यों शुरू किया है, ताकि आप अपने टैलेंट को पूरे विश्व तक ले जा पाएं। इसमें हम अपना कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आपके लिए और हम चाहते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने दोस्तों को बताएं। ये प्रोग्राम सबके लिए है, हर क्रिश्चियन के लिए, हर नॉन क्रिश्चियन के लिए, किसी भी डिनोमिनेशन के लिए, क्योंकि जो हम बातें कर रहे हैं वो हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो आज मेरे पास फिर से 2 पैनलिस्ट हैं। एक हैं जाने पहचाने चेहरे रिया, इनके लिए हम ताली बजाएंगे। और दूसरी तरफ है नई पैनलिस्ट पर जानी पहचानी होंगी साक्षी, जिनको आपने डांस में देखा। साक्षी के लिए ताली बजा सकते हैं। थैंक यू साक्षी, वेलकम आपका। और साक्षी एक बहुत अच्छी स्केटर भी हैं और मुझे विश्वास है किसी दिन हम इनका इसी एपिसोड में देखने वाले हैं, कभी और देखने वाले हैं इसी एपिसोड में आप इनका स्केटिंग का टैलेंट भी देखेंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं आपके सवालों के साथ। और जैसा हमने कहा कि हमें विश्वास है कि हम एप्रोप्रिएट जवाब दे पाएंगे। और कहीं भी आपको लगता हो कि नहीं, आपको और बातचीत करने की ज़रूरत है, हमारे नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं, बेझिझक होकर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी स्पेसिफिक चीज़ों को सुलझाने में। हो सकता है शायद कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप हमसे पब्लिक में बात ना कर पाएँ, पर प्राइवेट में आप हमसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, हम आपको ट्रेन कर सकते हैं कि आप इसके लिए और कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं हमारे सवालों का सिलसिला। और कौन करने वाला है शिनू? सर अच्छा, रिया करने वाली। एक्सपीरियंस है तो वो कह रहे हैं पहली बॉल मैं झेलती, बाकी इसको। तो हमारा पहला सवाल है, कैन बुलिंग इम्पैक्ट हेल्थ? ब्यूटीफुल। मुझे विश्वास है कि जब हम जवाब दे रहे हैं तो आपको हमारे पिछले एपिसोड्स देखने पड़ेंगे ताकि आपको पता लगे हम किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप कहोगे ये पहला कौन सा सवाल है, क्योंकि आप शायद बुलिंग के बारे में जानना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पर इस सवाल पे आते हुए कि कैन बुलिंग इम्पैक्ट हेल्थ? यस, बुलिंग डज इम्पैक्ट हेल्थ। नाउ किस एक्सटेंट तक हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है। अगर मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग है तो शायद उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट ना करे, डिपेंड करता है। बट अगर जवाब देना चाहें, यस, ऑन अ जनरल नोट, यस, बुलिंग डज इम्पैक्ट हेल्थ। हमारा सुसाइड प्रिवेंशन का प्रोग्राम चलता है और वहाँ पर 20 से 30% सुसाइड जो होते हैं वो बुलिंग की वजह से होते हैं, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं। और बच्चे बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, कैसे एक लड़का स्टैमरिंग कर रहा था और उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कहानी शायद मैंने ख़त्म किया नहीं कि मुझे नहीं पता, पर उस कहानी का अंत था कि उसने पढ़ाई छोड़ दी केवल इसलिए मान कर कि वो स्टैमर करता, जबकि वो स्टैमर बिल्कुल भी नहीं करता था। तो यस, बुलिंग डज इम्पैक्ट हेल्थ एंड दैट्स व्हाई अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड, कि हम उसको अवेयर कर पाएँ। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है जो वो कर रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो यस, बुलिंग डज इम्पैक्ट हेल्थ। हमारा दूसरा सवाल है, many of the teachers, school or colleges know about bullying. Why don't someone take any action? And if taken, why don't they sustain with same rule of not doing the same? बहुत अच्छा सवाल है। यही कारण है कि जब भी हम किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं, इट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स।
कोई भी प्रॉब्लम अपने आप में सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे अभी बुलिंग का ही है तो इट रिक्वायर्स स्टेक होल्डर्स वहाँ पर आएँ, पेरेंट्स वहाँ पर आएँ, उस पर बातचीत हो। पर तो ये कहना कि बुलिंग को रोकने के लिए लॉ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। बुलिंग को रोकने के लिए बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रेगुलेशन हैं, पर जैसा कि लोगों को पता ही नहीं होता। पहली बात तो बुलिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है, कभी कभी विक्टिम को पता ही नहीं लगता कि उसकी बुलिंग हो रही है ना, उसको कभी रियलाइज ही नहीं हो पाता कि उसकी बुलिंग हो रही है, और उसको उसका फिर इम्पैक्ट पता नहीं होता है कि ये अगर मैंने उसको यहाँ पर कुछ नहीं किया तो ये किस हद तक जा सकता है, क्योंकि वो सोशल स्टिग्मा जुड़ा होता है कि अरे मैं बताऊंगा तो मेरी कहीं और ज़्यादा बुलिंग ना हो जाए। तो बुलिंग के जो इंसिडेंट है वो इतने रिपोर्ट भी नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बुलिंग के हमारे भी इंक्यूबेशन सेंटर हैं, काउंसलिंग सेंटर्स है डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में, और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुलिंग हो रही है, पर लोग बुलिंग के खिलाफ बोलने नहीं आते कि मुझे लगता है कि नहीं और ज़्यादा मेरी बुलिंग हो जाएगी। तो जब हम कहते हैं कि वाई टीचर्स डोंट टेक द एक्शन, मुझे नहीं पता कितनी बार टीचर्स के पास रिपोर्ट आती ही है, कि कितनी बार रिपोर्ट आती है और कितनी बार टीचर को उसकी ग्रेविटी समझ में आती है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि बुलिंग को समझ पाएँ कि बुलिंग किस हद तक हो चुकी है, कहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है। कभी कभी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी जो विक्टिम है वो अपने दिमाग में भी मान सकता है कि उसकी बुलिंग हो रही है, जबकि शायद उसकी बुलिंग ना हो रही हो। ये भी फैक्टर है। तो जनरली अब स्कूल की बात आती है तो इज्जत की बात आ जाती है, टीचर को अपना ही काम बहुत सारा है, तो कभी भी टीचर भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, अरे यार मैं क्यों इस लफड़े में पढ़ूं, मेरा काम है, मैं करके निकल जाता हूं। तो बहुत सारे फैक्टर उसमें आ जाते हैं। तो जब सवाल पूछा जाए कि क्यों नहीं करते हैं, शायद उनको उसका इम्पैक्ट नहीं पता है, उनको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि किस हद तक ये लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्यों बच्चे गलत चीज़ें कर रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी पीयर प्रेशर जो बुलिंग है, यानी कि तू करके दिखा, तुझ में हिम्मत है तो सिगरेट पी के दिखा, तुम में हिम्मत है करके दिखा, क्या तू शादी से पहले वर्जिन रहेगी, पागल है क्या, ऐसा कोई करता है आज की दुनिया में। बहुत सारे फैक्टर, ये सभी बुलिंग है। पर कभी कभी पता ही नहीं लगता कि बुलिंग हो रही है, हमको हमारे कंफर्ट जोन से, जो हमारी वैल्यूज हैं, उनसे हमें बाहर पुश किया जा रहा है ना। तो कभी कभी पता ही नहीं लगता कि बुलिंग हो रही है। तो इफ टेकन व्हाई डोंट दे सस्टेन विद सेम रूल ऑफ नॉट डूइंग द सेम। तो जैसा मैंने कहा कि इन्वॉल्वमेंट टाइम जो होता है उनके पास, क्या पता टीचर्स के पास इतना टाइम भी है या नहीं है कि वो उसको एड्रेस कर पाए। हमें नहीं पता मैनेजमेंट का उसमें कितना इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यही कारण है कि एक्सटर्नल बॉडी की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम जाकर उनकी हेल्प कर पाएँ। तो ये मान लेना कि स्कूल कुछ करना नहीं चाहते, शायद उनके पास समय ही नहीं है करने के लिए, और यहीं पर NGOs का काम बढ़ जाता है, यहीं पर आपका और मेरा काम बढ़ जाता है कि हम जाके क्या करें, उनसे बातचीत करें, वहाँ पर अवेयरनेस कैंप चलाएं और लोगों को अवेयर कराएं, वहाँ पर वॉलंटियर क्रिएट करें, सेल्फ केयर ग्रुप क्रिएट करें स्कूल्स कॉलेजेस में, और वहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है जवाब दे पाया। यस सर। कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ ऐड करना इसमें? ओके, चलिए अगला सवाल। हमारा तीसरा सवाल है, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ बुलिंग? ब्यूटीफुल। व्हाट आर दी वार्निंग साइंस ऑफ बुलिंग? अगर आपने कुछ सवाल सुने हो हमारे पहले, जो लोगों ने सवाल पूछे थे कि एक लड़का जिसकी बुलिंग हो रही है, वो बात नहीं करना चाहता है, वो लोगों से दूर रहता है, उसमें उदासी हो गई है, ये सारे वार्निंग साइंस है कि नॉर्मल बिहेवियर से डिविएशन हो गया है ना। एक तो सबसे पहला होता है कि सेक्लूजन, अपने आप को अकेला रखना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर अचानक से वो कुछ जगहों से और कुछ लोगों से दूर रहना चाहता है। वही चीज़ें, जैसे अभी छोटे बच्चा है, वो लड़की अचानक से स्कूल जाना नहीं चाहती है, अचानक से किसी टीचर को देखकर, किसी वर्कर को देखकर अचानक से वो एजिटेटेड हो जाती है। कुछ दोस्त हैं जो पहले अच्छे दोस्त थे, अचानक से दोस्ती खत्म हो गई है। कुछ सवाल हैं जो बच्चे घर आके पूछने लगते हैं, मम्मी डू आई रियली लुक दैट बैड? तो अगर आपको बुद्धि है तो आप उस सवाल से बहुत कुछ पढ़ सकते हो कि because it's a very different question. Am I looking good is a different thing. But mama, do I look really bad? तो अब आपको समझ में आना शुरू हो गया कि उस पर हिट किया जा रहा है, उसको बॉडी शेमिंग की जा रही है, और बॉडी शेमिंग की वजह से अब उसके जो सवाल हैं वो बदल गए। जनरली एक लड़की मम्मी से पूछेगी, मम्मी am I looking beautiful? या लड़का कहेगा, मम्मी am I looking smart? But when the question is changing, तो वार्निंग साइंस है, डिफरेंट वार्निंग साइंस है जहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। उसका एनर्जी लेवल कम हो गया है और वो अपने आप में रहने लगा है। ये बुलिंग के वार्निंग साइंस हैं। और जहाँ पर बातचीत करना बंद कर दिए, जब
मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर बार जब बच्चे बातचीत करना बंद करते हैं तो माँ बाप को इंटरफेयर करना चाहिए, पर कभी कभी बच्चे घर में बात नहीं करते। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमने काउंसिल करते हैं हज़ारों लाखों लोगों की, उसमें एक चीज़ है कि सुसाइड से पहले बच्चे बात नहीं कर रहे, तो माँ बाप को लगा नॉर्मल है, टीनेजर की उम्र है, थोड़े दिन में रिकवर हो जाएंगे। उसकी भी एक थ्रेशोल्ड है ना। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर बच्चे को बुखार है तो आप कितने दिन तक वेट करोगे, आपकी भी एक थ्रेशोल्ड होगी। मेरे घर में भी थ्रेशोल्ड थी कि मुझे नहीं पता आज की थ्रेशोल्ड क्या है, तो अगर 2 दिन से ज़्यादा बुखार रहता ना तो मम्मी डॉक्टर के पास ले जाती थी, पर हाँ 2 दिन में उनको लगता था सही हो जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ माँ बाप की तरह, दोस्त की तरह। मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम बोरीवली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे लेक्चर में, तो उनके डीन ने मुझे बाद में बताया कि थैंक यू, इस लेक्चर के लिए हमने बातचीत की थी सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर। वो सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो आखिर डिप्रेशन के ही साइन है वो, तो बुलिंग में भी डिप्रेस हो जाता है आदमी, तो वो साइंस नंदलेस सेम है। तो उन्होंने कहा कि थैंक यू मुझे बताने के लिए। हम लोग वो अपनी बात कर रहे थे, उससे पहले वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और अभी कॉलेज के डीन हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका एक दोस्त था और वो अचानक से सबसे उसने डिस्टेंस बनानी शुरू कर दी। तो हम लोगों को लगा अरे नहीं, चलो अपने आप में रहना चाहता है और छोड़ देते हैं, और मालूम पड़ा उसने सुसाइड कर लिया। तो बताने के लिए कि वार्निंग साइंस बहुत सारे हैं और मुझे विश्वास है कि इनसे आपकी बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी, जहाँ पर आप ये लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। याद रखिए, जब इंसान का मन बदलता है उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। इंसान और उसकी लैंग्वेज एक है, पर कभी कभी मुझे लगता है साइकोलॉजी हर एक को पढ़ाई जानी चाहिए। हमने मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दी। मेरे हिसाब से साइकोलॉजी, रिलेशनशिप इंटेलिजेंस, मनी मैनेजमेंट, है ना, how to keep your body, these are the ones which should be taught because these are practical things, but मुझे नहीं लगता कि सिखाए जा रहे हैं कि अपनी आंखों को कैसे सही रखने का है, चश्मा कैसे ना लगे, बहुत सारी चीजें। ओके, कुछ कहना चाहेंगे इसमें आपको लोग? सर मेरा इसमें एक सवाल ये है कि अगर जो वार्निंग साइंस है, अगर हमें किसी के अंदर वो साइंस दिख रहे हैं, तो अभी कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसकी बुलिंग होती है, वो एनॉयड फील करता है, सबसे लड़ता है, झगड़ता है, इरिटेटेड फील होता है। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये बुलिंग का ही वो शिकार है, या उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो या कुछ और इशू हो, वो हम कैसे रिकॉग्नाइज करें और हम उस चीज़ को कैसे दिखा पाए, कैसे लोगों को बता पाए और कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, कैसे डिफरेंस आप कर पाए, क्योंकि एक साइन दो परेशानियों की वजह से भी आ सकता है। तो वहाँ पर वही हमने जो हम कहते हैं कि बातचीत करना शुरू करो उसके बाद, कि आपने कम से कम कुछ देख लिया है और अब आप डेसिफर नहीं कर पाते। जैसे अभी कोई बीमार भी हो जाता है तो डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि निमोनिया है कि टाइफॉइड है क्या फ्लू है, फिर क्या ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, यू हैव टू गो डीपर। तो वैसे ही जब आपको एक वार्निंग साइन दिख गया और आपको पता है कि ये वार्निंग साइन इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, देन यू हैव टू गो डीपर इनटू इट। आपको बातचीत वहाँ पे करनी पड़ेगी, आपको और थोड़ी सी और जानकारी लेनी पड़ेगी जो हम आपको दे सकते हैं। यहाँ पे तो शायद टाइम नहीं होगा देने के लिए, है ना, तो फिर वो 20-25 मिनट का सेगमेंट हो जाएगा। तो बट हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसा रिया ने कहा, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 घंटे का कोर्स है जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलेगा? ओके। आज का हमारा चौथा सवाल है, डज बुलिंग हैपन मोर ऑफन देन एडल्ट्स थिंक? आई थिंक सो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुलिंग कल्चर में बहुत डीपली चली गई। आप दोनों क्या कहते हैं? आप लोग टीनेजर हो तो आप लोग ज़्यादा बताएंगे। आपका क्या? ये सर एक्चुअली जो एडल्ट सोच रहे हैं इस वक्त की बुलिंग, मतलब नॉर्मली लोग बोलते हैं बुलिंग ये है वो है, बट जो कॉलेज के लोग हैं जो एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको पता है कि कितना डेंजरस है। नॉर्मली अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो नॉर्मली जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं बच्चे कॉलेजेस में, तो जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट डे में ही उनको देख के पता चलता है हाँ ये ना थोड़ा पढ़ाकू टाइप का लग रहा है, ये कमज़ोर सा लग रहा है, इसको ले लेते हैं, देन उसको चिढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे फर्स्ट डे में ही। एंड मैंने देखा है सर बहुत से लोग कॉलेज आना बंद कर देते फ्रॉम द सेकेंड डे, बिकॉज उनको पहले दिन ही इतना फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड फील होना लग जाता है। तो मुझे लगता है इस सवाल का आपका कुछ क्या कहना चाहेंगे? बट जैसे मैंने कहा ना कि अगर साक्षी की माने हम, ये एक सच्चाई है, तो यस, एडल्ट्स की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा बुलिंग, क्योंकि बुलिंग कहीं ना कहीं कूल क्वेश्चन के साथ जुड़ गई है कि दूसरे की बेइज्जती कर सकता है, वो कहीं ज़्यादा ना ज़्यादा कूल क्वेश्चन की तरह लिया जाने लगा,
वही है कि बुराई लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अच्छाई लोगों को लगती है संत बाबा जी, अरे ये तो चप्पू है, ये तो लल्लू चप्पू है, इस तरह से होने लगा आजकल। तो आजकल वो जो परसेप्शन है वो चेंज हो गया है। मूवीज़ ने उसमें बहुत 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 नुकसान पैदा किया है। आपको कहा मूवीज़ में तो आखिर में दिखाते हैं ना बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। तो कहीं कहीं ना मुझे लगता है कि पिक्चर में 2.5 घंटे, उसके बाद लंबी सी कार है, वो घूम के आ रहा है, उसके पास एक लंबी सी शाइनिंग सी पिस्तौल है तो बच्चों को लगता है यही ज़िंदगी अच्छी है। वो आखिर में, और लोगों को पता तो है कि एक आदमी 10 लोगों को मार नहीं सकता तो बच्चों का लॉजिक होता है ये तो सब बेवकूफ़ ही बना रहे हैं, आखिर में थोड़ा अच्छाई की बुराई पे जीत होती है, आखिर में कैसे 10 आदमी को मारोगे, है ना। तो आजकल के बच्चे वो जो कंक्लूजन उसको लेते भी नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा, अरे क्या बकवास, ऐसा होता है क्या कि 10 गोली मारो ना लगे, तो मानते भी नहीं हो। पर उन्हें वो रियलिटी लगती है क्या। क्यों मैं बता रहा हूँ कि हमें बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। मैं बहुत क्रिटिकल लग सकता हूँ आपको, पर जैसा मैंने कहा ना कि दुनिया को कभी समझ में ही नहीं आता, दुनिया अपनी ही बुद्धि से चलती है और उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने कितना गलत इम्पैक्ट लोगों पर ला दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, केवल बात करने के लिए हम लड़की और लड़कियों की बात कर लेते हैं। अब एक लड़की को लगता है कि जब वो लड़कों की तरह काम कर सकती है तो वो बहुत पावरफुल है, और मुझे लगता है कि लड़कों ने लड़कियों की मेंटेलिटी के साथ खिलवाड़ किया। लड़कियों की जो नेचुरल क्वालिटीज थी उनसे उनको डिविएट कर दिया है और उनको एक अननेसेसरी कंपटीशन में ला दिया कि तुम्हें हमारी तरह लगना है, तुम अगर हमारी तरह लग सकती हो तो तुम्हारी वैल्यू है, अगर तुम हमारी तरह नहीं लग सकती तो तुम्हारी वैल्यू नहीं। मुझे ये चीजें दिखाई देती, पर मुझे नहीं पता पूरे समाज को ये चीजें दिखाई देती कि नहीं। जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ वाह, ये तो गेम खेला जा रहा है अच्छा सा, और लड़कियों ने वो गेम को बाय कर लिया। तो लड़कियां भी हम लड़कों से कम नहीं है। क्यों वो लाइन ही आनी चाहिए? मुझे लगता नहीं वो लाइन आनी ही क्यों चाहिए। कभी आप कहोगे, कभी आपने सुना सचिन तेंदुलकर मैं लता मंगेशकर से कम नहीं हूं, आप हंसोगे, बोले यार तू अपना काम कर, तू अपना काम करना। ये स्टेटमेंट ही नहीं बोलेगा कि लता मंगेशकर से मैं कम नहीं हूं। अरे तू क्रिकेटर है, तू सिंगर है, दोनों अपने अपनी फील्ड में यूनिक हो, जाके अपना काम। और वो एक फेमिनिज्म के मामले में लड़कियां लड़कों से कम नहीं। मैं कहता हूं आपको पता है स्टेटमेंट की नेगेटिविटी क्या है? ये बाहर से पॉजिटिव लग सकता है और मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट। आप एक तुलना में ला दिए गए बिल्कुल ही अलग, जिसमें होना भी नहीं चाहिए। कभी घोड़ा नहीं कहेगा मैं मगरमच्छ से कम नहीं, मगरमच्छ के बेटा अंदर आके बात करना, फिर बात करते ना कौन किससे कम है ना। वैसे मगरमच्छ पानी में कह सकता मैं घोड़े से, घोड़ा कहेगा तू बाहर आके बात कर, फिर हम बात करते कि कैसा है। तो ये बहुत सारी चीजें समाज का जो इम्बैलेंस है। फिर आप कहोगे सर आप ही को इतनी बुद्धि है तो आप क्यों नहीं खत्म कर देते हो? ये हम खत्म करने का प्रयास ही तो कर रहे हैं सही है। तो सवाल का जवाब दे पाया मैं आपके? यस सर। चलिए नेक्स्ट। हमारा 5वां सवाल है, हाउ कैन वी रेज अवेयरनेस ऑन बुलिंग प्रिवेंशन इन आवर सोसाइटी? दिस इज आवर एफर्ट, दिस इज आवर एफर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट ओपनली। हम बात कर रहे हैं बुलिंग की होती। मुझे नहीं लगता किसी को भी बुलिंग की डेफिनेशन पता थी। जब मैंने पहली बार आके बुलिंग की डेफिनेशन दी तो मेरे पैनलिस्ट ही पूछ रहे थे ये था क्या और जो हमारे कुछ बहुत क्रिटिकल, और मतलब क्रिटिकल नहीं कहूँगा, जो हमारे और स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने पूरा प्रोग्राम नहीं देख पाए थे किसी वजह से, तो उनकी रिएक्शन थी ये इतनी बड़ी डेफिनेशन देने की ज़रूरत क्या थी, बच्चों को समझ में आने वाला नहीं। मैंने कहा ओके बाकी का प्रोग्राम देखो फिर बात करते। करे ओ वाकई में अगर उसकी डेफिनेशन ना दी जाए तो आप बुलिंग को कभी भी ढंग से रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं कि बुलिंग हो भी रही है नहीं हो रही, किस लेवल, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी। तो ये एक अवेयरनेस है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे मैंने कहा आप कैंप लगा सकते हैं। आजकल तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, एंटी बुलिंग कैंप हम आपको ट्रेन करने को तैयार हैं। आप अपनी सोसाइटी में लगाइए, स्कूल में लगाइए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। पूरा लिटरेचर हम आपको देने को तैयार हैं, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सरल है, 1 घंटे का कैंप होगा, उसमें आप बहुत कुछ बता पाओगे। यही एक तरीका। दूसरा तरीका मुझे तो समझ में नहीं आता है, जो मुझे समझ में आता है वो मैं कर रहा हूँ कि हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को हम हज़ारों लाखों लोगों तक लेकर जा रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। यही एक तरीका है कि यू हैव टू टॉक अबाउट इट। आपको बात करनी है, आपको सोसाइटी में कैंप लगाने हैं, स्कूल में कैंप लगाने हैं। इट कैन बी टफ जॉब बट इट हैज़ टू बी डन। सो आई थिंक आप लोग क्या कहेंगे? सर इसमें एज मैटर करता है? मतलब कि कोई पर्टिकुलर एज लिमिट है? नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो, आप बात कर सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम अगर 8 साल के भी हो और आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो मुझे लगता है आप कर सकते हो। तो मुझे पता है आप सवाल पूछने का मतलब है कि जो फैसिलिटेटर है उसकी एज क्या है, शायद सवाल ऐसा ही था आपका। यस सर। कि जो फैसिलिटेटर है वो किस तरह की एज वाला होना चाहिए। क्यों नहीं,
प्रोटोगोनिस्ट 8 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। आखिर में 8-6 साल के बच्चे अच्छे डांस कर लेते हैं, अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। तो कोई उसमें एज लिमिट नहीं है कि वो किस लेवल पे बातचीत कर सकता है। तो मुझे लगता है अगर छोटा है तो उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, कि अगर ये छोटा बच्चा बुलिंग के बारे में बात कर रहा है तो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, कैन इफेक्ट ऑफ रैगिंग बुलिंग स्टे ऑन समवन्स माइंड फॉरएवर? It does haunt many people lifetime. How can we overcome that phase and forget it? यस, तो इसमें बहुत सारे 3 सवाल मुझे लग रहा है ना। पहला तो है कि कैन इफेक्ट ऑफ रैगिंग बुलिंग स्टे ऑन समवन्स माइंड फॉरएवर? यस, इट कैन स्टे फॉरएवर, है ना। लंबे समय तक रह सकता है, बहुत लंबे समय तक रह सकता है, और अल्टीमेट डिसीजन लोग ले सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर उसका इम्पैक्ट लोगों को 5-5 साल रहा, 10-10 साल रहा। मैंने वो स्टैमरिंग का ही आपको बताया। तो यस, इट कैन रिमेन। एंड फिर अगला था कि इट डज हॉन्ट मैनी पीपल लाइफ टाइम। यस, इट डज। हाउ कैन वी ओवरकम दैट फेज एंड फॉरगेट इट? दैट्स व्हाई यू नीड काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आपको बातचीत करनी पड़ेगी, एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, काउंसलर से बातचीत करनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ वर्कर से बातचीत करनी पड़ेगी। जैसा हम यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, अगर आप एक विक्टिम हैं बुलिंग के या रैगिंग के और इसने आपकी मेंटल स्टेट को प्रभावित किया, हमारे नंबर स्क्रीन पर हैं, फिर से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमें खुशी होगी, बिकॉज उससे निकला जा सकता है। ये नहीं कि नहीं निकला जा सकता। बहुत सी बार को लगता है कि नहीं, और जो आसपास के लोगों को लगता है ये तो दिमागी है, ये तो इंसान को मजबूत होना पड़ेगा। नहीं, कभी कभी नहीं सोच पाता आदमी। दैट्स व्हाट वी कॉल क्रिटिकल थिंकिंग। हर आदमी हर एक तरीके से नहीं सोच सकता। कुछ लोग हैं दे कैन थिंक ऑन द गो, कुछ लोगों को बैठ के सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। हर आदमी की अपनी एक कैपेसिटी है। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को उस चीज़ से निकाल सकते हैं, कुछ लोग जो अपने आप को नहीं निकाल सकते। इट बिकम्स क्लटर्ड इन देयर माइंड, और ज़्यादा सवाल उनके पास आने लगते हैं और वो उससे निकल नहीं पाते क्योंकि जवाब उनके पास नहीं होते। तो इट रिक्वायर्स काउंसलिंग। इसमें काउंसलिंग की ज़रूरत है कि हम स्टेक होल्डर्स को लाएं, काउंसलिंग करें, और यही कारण है कि हम बहुत कुछ करते हैं इस क्षेत्र में, और हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ वॉलंटियर बने। कुछ कहना है आप दोनों? हाँ सर, मेरे पास एक एग्जांपल ये है कि जैसे अभी क्वेश्चन था कि कैन इफेक्ट और बुलिंग स्टे ऑन समवन्स माइंड फॉरएवर। तो जब मैं स्कूल में थी 8th स्टैंडर्ड में, मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। उसके साथ कुछ लोग बुलिंग करते थे कि तू कैसी दिखती है, तेरे बाल देख कैसे है, तू इस तरीके से कपड़े पहनती है। और वो एकदम से वो स्कूल छोड़कर चली गई और 2 साल बाद रिटर्न आई और कहने लगी कि तुझे पता है ना, सब मुझे चिढ़ाते थे, सब मेरी बुलिंग करते थे, अब मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। और उसके बाद से वो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं है एंड उसने पढ़ाई छोड़ दी। और उसके फैमिली वाले उसको शादी के लिए फोर्स करते थे, तभी वो सिर्फ 14 या 15 साल की थी। सो येस, बुलिंग कैन स्टे फॉर एवर इन समवन्स माइंड। सो यही है कि बुलिंग ना करें। किसी की लाइफ खराब हो सकती है। It can really impact life. I've seen, I've been devastated sometimes, the kind of things I've heard, जो मैंने सुनी है और मैंने उनको हैंडल किया है बहुत सी बार। मुझे वहाँ पे तो हंसता हूँ, पर शायद ही ऐसा कुछ हो कि मैं घर आके ना रोता हूँ। Because I've handled so many cases, मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। रिया ने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको ऐसे हज़ार एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि कैसे बुलिंग ने ना केवल उस आदमी की, पूरी खानदान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बहुत सी बार माँ बाप तक को रिलोकेट होना पड़ता है। माँ बाप को, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, आपको भी शायद याद आ रहा हो कि कुछ लोग थे जो पड़ोस छोड़ के चले गए क्योंकि रैगिंग और बुलिंग इतनी इंटेंसिफाइड हो गई थी। तो इट हैज़ अ वेरी डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कि फन और बुलिंग में थोड़ा सा अंतर है। अगर आपके मज़ा से किसी को सज़ा मिल रही है, वो बुलिंग है, टू एज अ बॉटम लाइन। अगर आपके मज़े से किसी को सज़ा मिल रही है, वो बुलिंग हो गई। तो मज़ा अपने आप में भी हो सकता है, आप अपने पे जोक कर लो, न्यूट्रल जोक्स भी हो सकते हैं, पर कभी कभी हमने उस विषय में सोचा ही नहीं। हमें लगता है मजाक का मतलब है दूसरे की मजाक। नहीं, मजाक का मतलब है सिचुएशनल मजाक हो सकती है, चीज़ों के ऊपर मजाक हो सकती है, पर कुछ चीज़ें जिन पर मजाक बहुत पर्सनल हो जाती है, स्पेशली बॉडी शेमिंग, स्टैमरिंग, किस तरह से कोई लगता है, इज टू डिवास्टेटिंग। सो हम अपील करेंगे हमारे इस माध्यम से कि अगर आप बुलिंग में थे, प्लीज़ बुलिंग रोक दीजिएगा। क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको नहीं पता था कि इतना इम्पैक्ट हो सकता है।
बट इट डज, इसका होता है. ओके, सो हमारा आखिरी सवाल है, some movies made on bullying stories and how did someone took revenge? However, at the end, those people were forgiven. How do we see revenge against bullying? Because people think that's another way to teach lesson. वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. कि मूवीज बनाई गई हैं, किसी की रैगिंग हुई और उसने उसको रैगिंग को पूरी जिंदगी भर अपने अंदर पाला, तो ये जो बुलर्स हैं उनके लिए थ्रेट है. मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, गली के पिल्ले को जिसको मार रहे हो एक दिन वो कुत्ता बन के काट सकता है. तो having said that, let's come back कि no, there is no need of revenge, because understand what happens in revenge. You are suffering more than the person who has done harm to you. Suppose कि किसी ने आपको चांटा मारा, अब वो चांटा मार के चला गया, उसने चांटा मारा, वो खुश है, बाहर जाके खुश हो रहा है, और आपने उस चांटे को अपने दिमाग में बार बार प्ले किया, उस रील को बार बार प्ले किया, और आप उसको क्या कर रहे हो, बार बार उस इम्पैक्ट को झेल रहे हो. अब फिजिकल इम्पैक्ट तो चला गया, फिजिकल इम्पैक्ट कितनी देर रहेगा, है ना, बट उसका जो उस फिजिकल इम्पैक्ट को आप और गहरा लेते जा रहे हो, अपने दिमाग पर लेते जा रहे हो, अपनी स्पिरिट पे लेते जा रहे हो. क्योंकि रिवेंज का मतलब यही है. रिवेंज का मतलब है कि आप उस इंसिडेंट से गुस्सा क्रिएट कर रहे हो और अपना मन बना रहे हो. बिकॉज लाइफ इज मच मोर देन टेकिंग दी रिवेंज. जिंदगी रिवेंज लेने से कहीं बढ़कर है, यू नो. अगर आपकी बुलिंग हुई है तो यू कैन बिकम एन एंटी बुलिंग क्रूसेडर, कि आप मैंने झेला है, दूसरे को ना झेलना पड़े. इट डिपेंड्स हाउ वी रिएक्ट टू अ डिफरेंट सिचुएशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो अगर मेरे साथ बुलिंग हुई है तो मैं रिवेंज की शायद ना सोचूं, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि फिर जो सुन रहे हैं व्यूअर्स वो कह सकते हैं सर आपको क्या पता बुलिंग क्या होती है, आप क्या समझोगे. तो मैं फिर से याद दिला दूं, एक दिन मैं भी 1 साल का था, एक दिन मैं भी 10 साल का था, हम भी बड़े हुए. तो हमने भी बहुत डिग्री तक बुलिंग को सबने झेला है, ऐसा कोई भी नहीं झेल के नहीं आया. बट शायद कुछ निकल गया, कुछ नहीं निकल पाया, और आज शायद वो डिग्री बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं. साइबर बुलिंग है, लोग बहुत इनोवेटिव हो गए हैं बुलिंग करने में. फ़ोन है आजकल, फ़ोन से ही कोई आपको बार बार परेशान कर सकता है, स्टॉकिंग कर सकता है, बहुत सारे काम हैं जो वो कर सकता है. तो आई डोंट सी रिवेंज एज अ सोल्यूशन. मुझे नहीं लगता है कि रिवेंज एक सोल्यूशन है, क्योंकि रिवेंज कैन किल यू बिफोर यू कैन टेक द रिवेंज. इट कैन गिव यू, आपको कैंसर दे सकता है, आपको ब्रेन ट्यूमर दे सकता है, आपको बहुत सारी बीमारियां दे सकता है अगर आपको ना पता हो तो. आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. बाइबल में एक बहुत अच्छी कहानी है हेरोदोस राजा की, कैसे उसका भाई मर गया, उसने अपने भाई की बीवी से शादी कर ली, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसने उसकी बुराई की कि ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए. खैर हेरोदोस को थोड़ा बुरा लगा, पर इतना बुरा नहीं लगा. हेरोदोस बात को भूल गया, पर जिस औरत से उसने शादी की थी वो जिंदगी वो नहीं भूली. तो एक बार ऐसा इंसिडेंट था कि राजा के सामने उस जो नई वाइफ थी उसकी बेटी नाच रही थी, और राजा को बहुत पसंद आया नाच. तो उसने उस लड़की से कहा, जा तुझे जो चाहिए मांग ले, मेरा आधा राज्य तक मैं तुझको दे सकता हूँ. तो लड़की खुश हो गई, बच्ची टीनेजर थी, तो मम्मी के पास दौड़ती हुई, मम्मी ओ आज मैंने राजा को खुश किया और मेरे पास ये लॉटरी का टिकट मिला है. अब सोचिए क्या हुआ, लॉटरी का टिकट था कि आधा राज्य मिल सकता है. और उस लड़की की मम्मी ने कहा, तू जाके यूहन्ना बपतिस्मा वाले जिसने हमारी शादी के विरोध में कहा था उसका सर मांग के. तो क्या हुआ, वो रिवेंज है ना. रिवेंज में जो आपकी ब्लेसिंग है उसकी जगह आप कर्ज ले सकते हो. सोचिए, वहां पर आधा राज्य मिल रहा था पर रिवेंज के चक्कर में उसने क्या ले लिया, सर, जिसका बाइबल के हिसाब से उसको खामियाजा भुगतना पड़ा हो. बाइबल बताती है अगर आपने किसी को मारा है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता वो स्वर्ग गई होगी या नहीं गई होगी, मुझे नहीं लगता कि वो गई होगी ना, जब उसने ऐसा काम किया. ना लड़की स्वर्ग गई होगी, ना वो माँ गई होगी, ना शायद राजा गया होगा, क्योंकि सारे के सारे किस क्या हो गए थे. और जिसने सर काटा होगा शायद वो भी नहीं गया होगा. जिन लोगों ने जब सर थाली में परोसा गया होगा, लोगों ने ताली बजाई होगी. मुझे नहीं पता क्या हुआ उसका, यानी मुझे नहीं पता, परमेश्वर ही जानता. बट उस रिवेंज में क्या हुआ, आशीष चली गई. तुम लोगों को हमेशा वो एग्जाम्पल याद दिलाता हूं, रिवेंज में ये परेशानी होती कि आप आशीष की जगह बुराई को पिक करने लगते. आपके पास अच्छे मौके भी होते हैं आगे बढ़ने के, पर आप उनको छोड़ देते हो, और वो नफरत, वो बदले की भावना आपको पूरी तरह से खा चुकी होती है,
और आप अपनी ही आशीषें खो देते हो। सोचिए, लड़की को आधा राज्य मिल रहा था, सर लेके क्या मिला उसको? सर लेके क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, शायद नर्क मिला हो। तो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ रिवेंज। मुझे नहीं लगता कि रिवेंज कहीं से कहीं तक भी सॉल्यूशन है। और लोगों को लग सकता है वो सिखाने का एक तरीका है, पर मुझे नहीं लगता वो सिखाने का एक तरीका है। क्योंकि अगर बदले के बदले में हम बदला लेते रहेंगे तो इस समाज को नष्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यही कारण कि नियम बनाया गया है कि आपके साथ बुरा हुआ तो जाके आप नियम से बातचीत करो, कानून से बातचीत करो। कानून डिसाइड करेगा कि क्या करने का। अगर हम अपने हाथों में कानून लेने लगे तो समाज का पूरा जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बदला होना चाहिए, क्योंकि बदले में, क्योंकि कभी कभी क्या पता आपको शायद ना पता, 15 मिनट बाद उस आदमी को ही रियलाइज हो गया, फिर क्या करोगे? आपको लगा कि उसको रियलाइज नहीं हुआ, वो घर गया हो और शायद उसको रियलाइज हो गया हो और वो शायद बदल गया हो। जैसे किसी ने मुझे कहानी याद है, एक इंसिडेंट याद है कि सड़क पे एक ट्रक वाले ने गाड़ी को टक्कर मार दी। तो उसमें 2 लोग बैठे थे, रियल है, मैं बता नहीं सकता, बाकी डिटेल्स मैं आपको नहीं दे सकता, और जो दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। तो ये 2 भाई थे, उसमें से तो एक मना कर रहा था उसको, छोड़ना जो हो गया छोड़ना यार, अभी चलते हैं ना, अपन करा लेंगे सही। दूसरे वाले गुस्सा आ रहा था, उसने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो गाड़ी से बाहर निकला, उसने ट्रक वाले को चांटा मारा, ट्रक वाला मर गया। अभी आप लोग भी ऐसे कर रहे हैं। तो कभी आपको पता ही नहीं कि जो आप करने वाले उसे क्या हो, चांटा मारा उसने, ट्रक वाला ऑन द स्पॉट मर गया। अब क्या बढ़िया था? क्या बढ़िया था? अब वे करना पड़ेगा ना आपको। बढ़िया क्या था कि भाई थोड़ी सी ठुकी हुई गाड़ी लेके चला जाता, क्योंकि अब तो हो गया। शायद तुझ भी इतना बड़ा बदला लेना नहीं चाहता, तो बदला क्या हो गया? सजा से, मतलब जो गलती की तो उससे बड़ा तो बदला हो गया। तो पता नहीं क्या हो गया। तो मैं बदले में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि जब आप बदले में होते हो तो आप एक ऐसे एक्सटेंट तक चले जाते हो, क्योंकि बदले में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यू कांट थिंक रैशनली। ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो बदले से कुछ नहीं मिलने वाला। लेसन सिखाने, क्यों लेसन सिखाएं? हमने भी, अब मैंने कहा ना कि आपको लग रहा आप बिल्कुल सत्यवादी हो और आपने कुछ नहीं किया, पर ये तो आप सोच रहे हो, है ना। मैं भी सोच लूं कि मैं सत्यवादी, मैं तो खुद ही बताया, मैं खुद ही बहुत बड़ा बुलिंग करने वाला आदमी था। जब तक मुझे एक बार मार नहीं पड़ी, 16 लोगों ने मिलकर मारा आधा घंटा, तब मुझे समझ में आया बेटा बुलिंग बंद कर दो। और मैं तो पतला दुबला सा था, मेरा कोई गैंग भी नहीं था, पर हिम्मत कुछ ज्यादा ही थी। और मैंने जिनकी बुलिंग की वो हरियाणवी जाट लोग थे। आप समझ सकते हो। और मैं बिल्कुल इसकी जैसा पतला दुबला था। ये भी शायद मोटी है मुझसे अभी, ये नहीं कि ये मोटी है, उस समय के कंपैरिजन में बात कर। और जब वो 15-16 लोगों ने कमरे में घुस के अच्छे से धोया, तब मुझे बुद्धि आई कि बेटा बुलिंग नहीं करते, और करते भी तो ध्यान से करते। किसकी करते हैं, कितनी करते हैं। तो अब मत मेरे इंसिडेंट्स को गलत मत ले लीजिएगा कि अरे देखा उन्होंने बदला लिया तभी आपको समझ में आया, तो उस इंसिडेंट को मैं उस तरीके से पोर्ट्रे करना नहीं चाहता हूँ कि देखा मारा तभी तो इनको समझ में आया, तो मैं भी मारूंगा, समझ में आ जाएगा। पर बुद्धि थी वहां पर, मेरे साथ भी लोग थे, और मैं उसको बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ धोया, पर 1 ही 2 चाटे मारे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत धो डाला, चाकू मेरे पेट में मार दिया और कुछ ऐसा कर दिया, है ना। और केवल इसीलिए, और बोल भी रहते, देख तूने जो करा वो गलत है, अगली बार मत करना। वो बोल भी रहते बार बार, तुझे इस हद तक नहीं जाना चाहिए था यार भी बोल रहे थे। हाँ, ऐसा भी था वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वो बदला ही लेने आए थे, कभी कभी हाँ बहुत जवान थे हम लोग, तो अभी बूढ़े ऐसा नहीं है, उसमें कॉलेज में थे तो थोड़ा खून ज्यादा उबल रहा था। तो वहाँ पे बैलेंस हो गया, पर मुझे नहीं पता हर बार बैलेंस हो भी सकता है, नहीं हो। और वो बहुत लंबा समय नहीं था, है ना। 15 मिनट बाद ही वो लोग आगे बातचीत करने की, भाई बता तू कौन है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया हमारे इसको। और वो जो लड़का था उनके गैंग का लीडर था। समझ रहे, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। पर बदला लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। बदला लेना बिल्कुल, इसका मतलब नहीं बुलिंग अपने आप में सही, क्योंकि जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं लोग बहस के मूड में चले जाते हैं। अच्छा बदला लेना सही, तो क्या आप कह रहे हैं बुलिंग सही? मैं नहीं कह रहा हूँ बुलिंग सही, पर जितना बुलिंग गलत है उतना बदला लेना भी गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दोनों ही एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। दोनों ही एक्ट अपने आप में गलत है। जितना बुलिंग गलत है उतना ही बदला लेना भी गलत है, सही ना। तो दोनों को ही सुधरने की जरूरत है, और यहीं पर हमें बातचीत करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर हम, मुझे लगता है कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए हैं और मुझे विश्वास है अगर आप और सीखना चाहते हैं तो हमसे बातचीत कीजिएगा। पर शायद 4 एपिसोड हो गए बुलिंग पे या 3 हो गए, 3 बुलिंग पे एपिसोड हो गए, इससे ज़्यादा हम नहीं करना चाहेंगे। नहीं तो हमारे लोग प्रोग्राम का नाम ही बदल देंगे, बोलेंगे ज्ञानी तूफानी बुलिंग टीम्स, वो टैगिंग कर देंगे, बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है। तो अगला टॉपिक यहाँ पर डिस्प्ले होगा, उस टॉपिक के ऊपर हमसे अपने सवाल भेजिएगा और हमें खुशी होगी जवाब देने में। अभी भी प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है, उसको देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे, ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 ला।
महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तुम्हारे है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तुम्हारे है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे ला 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 La 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 वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.